हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 118 एंड सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को समझेंगे। ये चैप्टर 9 के पहले दो सेक्शंस है जहां पे हमें विटनेसेस के बारे में बता रहा है, जहां पे हमें पता चलता है कि कॉम्पिटेंट विटनेस कौन होते हैं। अब हमें कॉम्पिटेंट विटनेस की जरूरत क्यों पड़ती है? सबसे पहले तो कॉम्पिटेंट विटनेस का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट विटनेस वो होते हैं जहां पे जिसको कि लॉ के अंदर कहीं पे भी मना नहीं किया गया कि वो कोर्ट के सामने आके विटनेस बन जाए। अगर कहीं मना किया गया तो फिर वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। अब देखिए, जो कॉम्पिटेंट विटनेस है उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? कोई भी जो लीगल प्रोसीडिंग होती है, लीगल प्रोसीडिंग हम क्यों करते हैं? ताकि हम किसी भी व्यक्ति की राइट्स एंड लाइबिलिटीज को पता लगा सके। और वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज किस तरीके से पता चलती हैं? किन्हीं फैक्ट्स से पता चलती है। हमें फैक्ट्स लेके आने होते हैं, वो फैक्ट्स प्रूव करने होते हैं जिनसे हमें वो राइट्स एंड लाइबिलिटीज पता चलती है। अब फैक्ट्स को हम किस तरीके से प्रूव करते हैं? उसके लिए हम उनको एविडेंसेस से प्रूव करते हैं। इसलिए जो एविडेंसेस होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई भी फैक्ट बोला जा रहा है किसी भी केस के अंदर, तो उसके लिए उसके एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं। बिना एविडेंस के कोई भी फैक्ट नहीं माना जाता। एविडेंस को एक तरीके से कोर्ट का आईज और ईयर्स बोला जाता है, जिससे कि वो देखती और सुनती है। तो इतनी इंपॉर्टेंस होती है एविडेंस की, क्योंकि बिना एविडेंस के कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। अब एविडेंस दो तरीके के होते हैं, या तो ओरल होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्री होते हैं। डॉक्यूमेंट्री हम इससे पहले समझ चुके हैं कि किस तरीके से कौन से एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होते हैं, जो आगे के सेक्शंस हैं। अब जो ओरल एविडेंसेस हैं, ओरल एविडेंसेस को आप किस तरीके से लेके आओगे? ओरल एविडेंसेस जो होते हैं वो विटनेस के थ्रू आते हैं। तो जो कॉम्पिटेंट विटनेस होती है वो ओरल एविडेंसेस को लेके आती हैं, जिससे कि हमारे फैक्ट्स जो है वो प्रूव होते हैं। तो इसलिए हमें कॉम्पिटेंट विटनेस की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, सेक्शन 118 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 118 हमें बताता है कि कौन टेस्टिफाई कर सकता है, मतलब कि कौन विटनेस बन सकता है। तो सेक्शन 118 के अंदर हमें ये बताया जाता है। अब हम अगर बेयर एक्ट में से रीड करें तो बेयर एक्ट क्या बोलता है? ऑल पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि हर एक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है वो क्या है? कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए। अब देखिए, यहाँ कॉम्पिटेंट वर्ड यूज होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपेलेबल होगा। कंपेलेबल मतलब कि कोर्ट उसके साथ जबरदस्ती कर सके कि वो विटनेस बन जाए। कॉम्पिटेंट मतलब वो होता है कि कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो क्वेश्चंस को समझ पा रहा है और उनके एक तरीके से सही जवाब दे पा रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि वो कॉम्पिटेंट है तो कंपेलेबल भी होगा। जैसे कि फॉरेन एम्बेसडर्स, वो कॉम्पिटेंट तो होते हैं लेकिन वो कोर्ट में कंपेलेबल नहीं होते एज अ विटनेस के तौर पे, कि कोर्ट उनको एनफोर्स कर सके, कि उनको कंपेल कर सके कि आप एज अ विटनेस बनिए और बातों का जवाब दीजिए। और कई बारी ऐसी चीजें भी होती है जहां पे दोनों चीजें होती है, कि कंपिटेंट भी होती है और कंपेलेबल भी होता है विटनेस, उसके बावजूद भी उनसे कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जैसे कि मजिस्ट्रेट से या एडवोकेट से या स्पाउस से। तो वो चीजें भी हमें यहीं के अंदर दी गई है। अब क्या बोल रहा है कि ऑल पर्सन शैल बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, कि हर एक व्यक्ति जो है वो कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई होगा, अनलेस द कोर्ट कंसीडर्ड दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, कि जब तक कि कोर्ट को ये नहीं लगता कि वो उनको क्वेश्चंस जो है वो समझ नहीं आएंगे उस व्यक्ति को, जो कि उनके सामने कोर्ट के द्वारा रखे जाएंगे। और फ्रॉम गिविंग रैशनल आंसर टू दोस क्वेश्चंस, उनको क्वेश्चन तो समझ आएंगे लेकिन उनका सही से आंसर नहीं दे पाएगा। बाय टेंडर ईयर्स, कौन कौन व्यक्ति को ये जो है चीज जो है कॉम्पिटेंट इस कारण से नहीं कहलाते? कि जैसे बाय टेंडर ईयर्स, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की एज के कारण, जिसको हम चाइल्ड विटनेस बोलते हैं। अब चाइल्ड विटनेस डिटरमाइन करने के लिए कौन व्यक्ति चाइल्ड विटनेस होगा, मतलब कि कब वो इस वजह से कॉम्पिटेंट नहीं रह जाएगा, ये डिटरमाइन करने की कोई एज नहीं है। कोई 3 साल का बच्चा भी कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है और कोई 10 साल का बच्चा भी कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं हो सकता। अगर उस बच्चे को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और उनका वो एकदम सही तरीके से जवाब दे रहा है, रैशनल जवाब दे रहा है, तो फिर वो कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाएगा। ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं जहां पे एक छोटे उम्र के बच्चे से, 12 साल के बच्चे से, 10 साल के बच्चे से, अगर वो सही से उनका जवाब दे पा रहा है तो उनके ऊपर भरोसा करके उसके अंदर जजमेंट दिया गया है। अब जब किसी चाइल्ड विटनेस को एज अ विटनेस बनाया जाता है तो कोर्ट को बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है, बहुत ज्यादा चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं।
कोर्ट ज्यादातर क्या करता है, एक तरीके से जब कोई भी चाइल्ड विटनेस आता है तो उससे पहले उसका एक प्रीलिमिनरी टेस्ट करता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट मतलब कि उससे वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिससे कि कोर्ट को ये पता चलता है कि हाँ ये कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट जो है, एक बच्चा जो है वो स्टूडेंट है और वो स्कूल जाता है, तो जज उससे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकता है कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, कौन से स्कूल में जाते हो, आपको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है। तो इस तरीके से जज को समझ आ जाएगा कि हाँ इसको मेरे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं और ये इनका आंसर सही तरीके से दे रहा है। या मान लीजिए कि अगर वो स्कूल गोइंग बच्चा नहीं है तो उससे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपके ब्रदर सिस्टर्स कौन है, आप कहाँ रहते हो, आपके साथ कौन कौन रहता है। तो इस तरीके से जज को समझ आ जाएगा कि हाँ ये कॉम्पिटेंट विटनेस है। क्योंकि देखिए जो एक चाइल्ड होता है वो बहुत ही खतरनाक विटनेस होता है। मतलब कि एक तरीके से उसको आप कुछ भी याद करवा सकते हो, याद करवा के कुछ भी उससे बुलवा सकते हो। तो कोर्ट जो है बहुत सारी चीज ध्यान में रखता है जब किसी चाइल्ड विटनेस को वो एज अ विटनेस के तौर पे कॉम्पिटेंट विटनेस बोलता है। उसके बाद एक्सट्रीम ओल्ड एज के कारण भी हो सकता है कि बहुत एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया, उसको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे, उनके वो सही से जवाब नहीं दे पा रहा। इसकी भी कोई एज डिटरमाइन नहीं है। हो सकता है एक 90 साल का इंसान सही से क्वेश्चंस को समझ जाए और उनका सही से जवाब दे दे। तो कोई भी डिटरमाइन एज नहीं है। या कोई व्यक्ति डिजीज के अंदर है, कोई वो बीमार है, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि वो इतनी बीमारी से इतना परेशान है। वेदर ऑफ बॉडी और माइंड किसी भी तरीके की हो सकती है, कि बॉडी की बीमारी हो सकती है, माइंड से हो सकता है, माइंड से अनस्टेबल हो सकता है वो ल्यूनेटिक हो। लेकिन अगर ल्यूनेटिक व्यक्ति को भी क्वेश्चन समझ आ रहे हो, उनके वो जवाब सही से दे पा रहा है, तो फिर वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाते हैं। और एनी अदर केस ऑफ सेम काइंड, इस तरीके की कोई भी चीज, जैसे चाइल्ड विटनेस हो गया, ल्यूनेटिक हो गया, या जैसे एक्यूज विटनेस होता है। एक्यूज विटनेस मतलब जिसने क्राइम किया उससे पूछा जा सकता है। या पार्टीजन विटनेस होता है, जो कि जैसे जिसका जो चाहेगा, जिसका दुश्मनी है जिस व्यक्ति के अगेंस्ट वो विटनेस बन रहा है, तो फिर कोर्ट देखता है कि ये जो व्यक्ति है ये सही नहीं है, इससे पूछा नहीं जाना चाहिए। अनचेस्ट वुमेन होती है, अनचेस्ट वुमेन को कॉम्पिटेंट विटनेस माना जाता है कि भाई वो भी विटनेस दे सकती है। अब मान लीजिए कि एक प्रोसिक्यूट्रिक्स होती है, मतलब कि जो विक्टिम है, रेप विक्टिम है, तो उसको कोई कंप्लाइंस नहीं बोला जाता, उसने वो मिलके क्राइम नहीं किया, उसके साथ क्राइम हुआ है, तो इसलिए वो भी जो है कॉम्पिटेंट विटनेस बन जाती है। सिर्फ उसके कहने पे भी केस के अंदर सिर्फ उसको विटनेस बना के भी सजा दी जा सकती है। तो जो ये चीज हमें सेक्शन 118 के अंदर बताएगी कि कौन कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। कोई भी व्यक्ति कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है जिसको हमारे लॉ के अंदर मना नहीं किया गया कि वो विटनेस नहीं बनेगा। मतलब कि एक तरीके से मना उसको किया गया जो क्वेश्चंस को समझ ना पाए और उनके सही से जवाब ना दे पाए, रैशनल जवाब ना दे पाए, तो उसको हम कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं बोलते। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन 119 के ऊपर, डम विटनेस। डम विटनेस मतलब कि जो बोल नहीं पाता। A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible by writing or by signs। कि भाई जो नहीं बोल पा रहा हो किस तरीके से दे सकता है, लिख के दे सकता है, या फिर अब साइन लैंग्वेज जो यूज करते हैं वो उसके अंदर दे सकता है। बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड साइंस मेड इन ओपन कोर्ट। और वो जो राइटिंग की जाएगी वो साइन होनी चाहिए और वो रिटर्न होना चाहिए। उसके एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम टू बी ओरल एविडेंस। तो जो उसके द्वारा इस तरीके के एविडेंस दिए जाएंगे वो ओरल एविडेंस कहलाएंगे। अब देखिए केस था इसके अंदर जिसका नाम था स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस दर्शन सिंह। इसके अंदर क्या हुआ था कि वो जो दर्शन सिंह था उसने एक मर्डर किया था, उसके ऊपर मर्डर का आरोप था। उसकी जो वाइफ थी वो डम थी। तो जब उससे कोर्ट ने क्वेश्चन पूछे, उसको माना कि वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, तो उसने क्या किया, उसने अपने फादर का नंबर लिख के दे दिया। तो फिर उसके फादर को एज ए इंटरप्रिटेटर रखा गया, जो सारी बातें जो भी वो साइन लैंग्वेज बोलती थी वो उसको कोर्ट को बताती थी। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुझे ये बात समझ नहीं आई कि इसको जब सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, उनका ये आंसर सही से दे सकती है, तो इसको रिटर्न में क्यों नहीं यूज किया। क्योंकि जो उसका फादर था वो तो एक तरीके से इंटरेस्टेड विटनेस हो गया, उसको तो इंटरेस्ट है कि उसके बेटे को सजा ना हो। तो कोर्ट ने फिर इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मतलब कि एक डम विटनेस जो होता है, डम विटनेस भी विटनेस बन सकता है। किस तरीके से, वो राइटिंग के अंदर लिख के दे सकता है, और राइटिंग के अंदर अगर वो नहीं दे पा रहा तो फिर वो साइन लैंग्वेज यूज करके भी विटनेस के तौर पे दे सकता है। और जो इस तरीके से विटनेस देगा वो ऑरल एविडेंस माना जाएगा। तो हमें सेक्शन 118 और सेक्शन 119 के अंदर ये बताया गया कंपिटेंट विटनेस के बारे में। अभी आगे और सेक्शन है कंपिटेंट विटनेस के, अभी हम वो देखेंगे। सेक्शन 120 121 के अंदर हमें कंपिटेंट विटनेस के बारे में दिया गया। उसके बाद आगे दिया गया कंपेलेबल विटनेस की, हम जिसको कोर्ट कंपेल कर सकता है, मतलब एक तरीके से कंपेल कर सकता है, नहीं कंपेल कर सकता कि उन क्वेश्चंस के वो जवाब ना दे, जिसको हम प्रिविलेज बोलते हैं। स्पेशल प्रिविलेज मिलती है कि जिनको क्वेश्चंस के जवाब देने की जरूरत नहीं होती। तो अभी इस चैप्टर को हम कवर करेंगे, चैप्टर 9 को, जिसके अंदर हमें विटनेस के बारे में बताया गया।
और इससे जो अगला चैप्टर है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस वो हमने कवर कर रखा है, इससे पहले एस्टॉपल जो है वो कवर कर रखा है, बर्डन ऑफ प्रूफ कवर कर रखा है, तो वो आप देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं, प्लेलिस्ट में एविडेंस एक्ट के आपको मिल जाएंगे।